हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हमने पूरे मार्केट का आज का सिनेरियो यहाँ पे ओपन करके रख दिया है। निफ्टी 50, निफ्टी 500, बैंक निफ्टी, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, जितने भी मेजर बड़े बड़े इंडाइसेस होते हैं मैंने यहाँ पे रखे हैं। आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से लाल स्क्रीन आज के दिन हमें देखने को मिली है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण है। मैं आपको एक एक करके दो तीन कारण जो मेन है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से आज एकदम से गिरावट आई। कल के दिन हमने, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि कल काफी अच्छी ठीक ठाक तेजी जो है 2-2:30 बजे के बाद बनी थी, लेकिन आज उतनी ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा कारण है कल के दिन नाइट में एफओएमसी के मिनट्स ऑफ मीटिंग के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी, जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसका निष्कर्ष निकला। उनके मिनट्स निकलते हैं मीटिंग होने के कुछ दिनों बाद। तो उसमें ये देखने को मिला कि शायद जो है 2-3 सिनेरियो निकल के आए उसमें से, क्योंकि बहुत सारे गवर्नर्स होते हैं उस मीटिंग में। तो वो बताते हैं कि कौन रेट कट के फेवर में है, कौन नहीं है, कौन स्टेबल रखने के फेवर में है। तो बहुत सारी चीजें निकल के आई। कईयों ने कहा कि रेट कट होना चाहिए, कईयों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। और सबसे गंभीर बात ये देखने को मिली कि एक ग्रुप ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि रेट हाइक होना चाहिए यहाँ से। तो रेट हाइक कभी भी मार्केट को जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से आज शुरू से ही मार्केट में थोड़ा प्रेशर था। लेकिन उसके बाद मार्केट में एक और आग में घी डालने का काम किया। आपको पता ही है, जैसे कि युद्ध की बातें जो चली आ रही है यूएस और ईरान के बीच में, और वो कुछ ज्यादा ही अब आग पकड़ती हुई देखने को मिल रही है। ऊपर से रशिया एंड यूक्रेन के युद्ध को भी रोकने के लिए जो पीस टॉक होनी थी वहां से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए बियर्स को चारों तरफ से न्यूज का फ्लो मिल गया काफी स्ट्रांग, और उन्होंने मार्केट को आज के दिन बहुत ही बुरी तरह से तोड़ा है। आपको मैं इसको चार्ट में दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप देखें निफ्टी 50 का गैप जो है, शुरुआत गैप अप ही हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार, अगर आप पूरा दिन अगर चार्ट देखेंगे तो लगातार गिरावट हुई है। कभी भी कम बैक एक बार भी निफ्टी 50 नहीं किया है। और अगर आप देख सकते हैं तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से ओनली 3 स्टॉक्स ही ग्रीन में थे, बाकी सारे के सारे डिक्लाइन में थे। और उन तीनों में से भी एक तो क्रूड के फैक्टर की वजह से ओएनजीसी वगैरह चला, क्योंकि आपको पता है जब क्रूड भड़कता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गिरती हैं, लेकिन ऑयल जो एक्सप्लोर वगैरह करती हैं वो उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। उल्टा प्रोपोर्शनेशन होता है यहाँ पे, उल्टा काम करती हैं दोनों ऑयल कंपनीज, ठीक है। तो ओएनजीसी कंपनीज जैसी कंपनीज भागी, ऑयल इंडिया भागी होगी, लेकिन दूसरी तरफ बीपीसीएल एचपीसीएल में प्रेशर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि कितनी खराब ब्रेथ जो है निफ्टी 50 में देखने को मिली। ओनली 3 स्टॉक्स ग्रीन में थे, बाकी सबकी पिटाई हुई, और एक तरफा पिटाई हुई। आप पूरे चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक जरा सा भी कमबैक का मौका बाजार ने दिया ही नहीं, यानी कि बेयर्स ने बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। कल के दिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी आज के दिन इसमें भी जबरदस्त धुनाई देखने को मिल रही है। इसका भी चार्ट पैटर्न एकदम टू कॉपी। अगर यहाँ से मैं नाम और ये प्राइस पैटर्न सा बता दूं तो आप बोलेंगे ये तो निफ्टी 50 का ही चार्ट है, लेकिन ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, एकदम सेम एज इट इज। जरा सी भी कमबैक की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी गई बुल्स के द्वारा, एंड इसकी भी जबरदस्त पिटाई। और इसमें देखिए 14 शेयर्स हैं, 14 में से ग्रीन कितने थे? 0। और डिक्लाइन में कितने थे? पूरे के पूरे 14 के 14 स्टॉक्स यहाँ पे रेड में थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं निफ्टी आईटी। तो इसकी तो धुनाई लगातार चल रही है पिछले 1-1.5 हफ्ते से, 10-12 दिनों से तो जबरदस्त। कल कल शुरू में, लेकिन आज अगर आज के दिन देखें, शुरू में ये ग्रीन में था, लेकिन एट द एंड धीरे धीरे इसने भी अपना जितना भी दमखम था वो सब छोड़ दिया, और बेयर्स ने इसकी भी कुटाई लास्ट में कर दिया। लास्ट का जो सेकंड हाफ का चार्ट है वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की तरह ही एकदम गिरावट वाला ही रहा। हालांकि थोड़ा संभलने की कोशिश करी थी, लेकिन एकदम से प्रेशर आया 2-2:30 बजे के आसपास, और एकदम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की तरह एकदम लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाके ये इंडेक्स भी बंद होने को देखने को मिला है। और सबसे गजब की बात इसमें यह है कि 10 स्टॉक है इस इंडेक्स में भी, एक भी ग्रीन में नहीं था, एंड 10 के 10 डिक्लाइन में थे। तो काफी नेगेटिव जो है यहाँ पे न्यूज फ्लो देखने को मिला।
एंड बेयर्स ने जम के कुटाई आज जो है मार्केट की कर डाली है। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ओएनजीसी, जैसा कि मैंने बताया, क्रूड भड़का तो भागा। हिंडाल्को की बात करें, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान था, एंड एचडीएफसी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव था। ड्रैगर्स में देखें तो सबसे नीचे से हमें देखता है तो रिलायंस एकदम 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक में भी 1%, आईसीआईसीआई बैंक, तो जितने भी बड़े बड़े हाथी थे, आईटीसी कल के दिन मजबूत था लेकिन आज फिर इसमें गिरावट देखने को मिली। तो जितने भी हैवी वेट थे सबके सब नीचे थे, सबके सब। लेकिन हाँ, ये है कि टीसीएस इन्फोसिस वगैरह गिरे हैं, लेकिन थोड़ा कम गिरे हैं, इसलिए उनका नाम यहाँ आया नहीं है, क्योंकि मैंने जो ज्यादा जिनमें गिरावट हुई है उन्हीं को यहाँ पे उठाया। इंटरनल में लगातार जो वेलफेयर स्कीम के तहत जो बेंगलुरु सरकार ने इनके ऊपर अलग से एक ड्यूटी लगाई है 1% की गिग वर्कर्स के लिए, उसकी वजह से ये स्टॉक भी लगातार प्रेशर में देखने को मिल ही रहा था वैसे भी 2-3 दिनों से। आज के दिन तो पूरे मार्केट की कुटाई हो रही थी, तो साथ में इसको और पीड़ दिया गया साथ के साथ ही। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जितने भी एसबीआई जो काफी स्ट्रॉन्ग था वो भी आज नीचे डाउन होकर बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, सारे के सारे स्टॉक्स में जो है बहुत ही बुरी तरह से पिटाई आज के दिन जरूर देखने को मिली है। उसके बाद निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूशन में आपको बताए थे, निफ्टी 500 जो हमारा एक बड़ा लार्ज इंडेक्स जिसमें 500 स्टॉक्स होते हैं, आप देख सकते हैं सिर्फ 62 यानी कि सिर्फ 62 शेयर्स ऐसे थे जो ग्रीनरी में काम कर रहे थे। एंड वो भी अगर मैंने थोड़ा बहुत देखा तो वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा धमाकेदार तेजी नहीं थी, एकदम पॉइंट पॉइंट में कुछ कुछ स्टॉक्स बंद हुए थे लेकिन वो ग्रीन में ऐड हुए, और 439 गिरने वाले शेयर्स थे। निफ्टी बैंक में तो एक भी बढ़ने वाला नहीं था। निफ्टी मिड कैप 150 जो एक 150 स्टॉक्स का बास्केट है, वहां पे सिर्फ 17 स्टॉक्स ग्रीन में थे, 133 रेड में थे। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी वही हालात थे, 41 बढ़ने वाले शेयर थे और 209 गिरने वाले शेयर थे। यानी कि आप देख सकते हैं एकदम पूरे मार्केट में धुनाई हुई है। आज किसी का भी पोर्टफोलियो, चाहे वो लार्ज कैप का हो, मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, सब में एक तरफा धुनाई देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद टॉप सेक्टर्स की बात करें तो एक भी गेमिंग सेक्टर नहीं था, मतलब सबके सब सेक्टर्स चाहे कोई भी हो सबकी धुनाई। निफ्टी रियलिटी सबसे ज्यादा पिटा, लगभग 2.5% से भी ऊपर। निफ्टी मीडिया 2.23, इसमें तो वैसे भी पैसा बनता नहीं है। निफ्टी ऑटो, ये भी जबरदस्त धुनाई हुई इसकी। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला इंडेक्स है ये 1.93%। निफ्टी एफएमसीजी जो काफी दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था उसमें भी आज धुनाई देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू, ये एक और स्ट्रॉन्ग पॉकेट, इसमें भी धुनाई देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं एक भी सेक्टोरल सेक्टर जो है आज छोड़ा नहीं गया बेयर्स के द्वारा। हर जगह धुनाई, हर जगह प्रॉफिट बुकिंग, हर जगह शॉर्ट्स जो भी है वो देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे दो डेटा है, पहले एफआईडीआईज के नंबर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस डेटा पे भी आएंगे। तो आज के दिन आप देख सकते हैं एफआईज ने भी माल बेचा एंड डीआईज ने भी साथ के साथ माल आज बेचा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि डीआईएस भी बेचे और एफआईएस भी बेचे, क्योंकि आमतौर पे ये होता है एफआईएस अगर बेचते हैं और तो डीआईएस खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे आज दोनों के दोनों ने ही यहाँ पे माल बेचा है। और 18 सॉरी यहाँ पे मैंने डेट चेंज नहीं करी, 19 तारीख है ये, सॉरी। तो अगर 19 तारीख के हिसाब से देखें तो काफी अब तक 19 तारीख तक में अगर देखें तो एफआईएस ने 1000 करोड़ की सेलिंग की है एंड डीआईएस ने 11,474 करोड़ की सेलिंग की है। हालांकि इस नंबर को, एफआईएस के नंबर को आप पिछले जनवरी पूरे महीने के अगर नंबर से कंपेयर करेंगे तो एफआईएस फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक और कारण है, आगे वो आगे भी डिस्कस करें, पहले चलो उसी को दिखा देते हैं। अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे यूएसडी टू आईएनआर, यानी कि रुपया आज फिर से उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और एक और वजह यह भी हो सकती है कि एफआईएस ने अपना माल बेचा, क्योंकि आपको पता ही है अगर रुपी डॉलर के अगेंस्ट अगर थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहेगा तब एफआईएस की लगातार बाइंग देखने को मिलती है। और जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी, जब से ट्रेड डील हुई है रुपया काफी स्टेबल था एंड धीरे धीरे एफआईएस ने बाइंग करना शुरू भी किया। लेकिन हालांकि ये जरूरी नहीं है कि रुपया 91 पे चला जाएगा तो शायद एफआईएस बेचेंगे नहीं, अगर उनको वैल्यू दिखेगी तो वो आएंगे जरूर। लेकिन फिर भी एक फैक्टर ये जरूर कंसिडर करने वाला है, अगर रुपया यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है अगेन, अगर 92-93 जैसे वो पीछे 85-86 के बाद लगातार कमजोर होता जा रहा था डॉलर के अगेंस्ट, अगर आगे ऐसा होता रहता है, दोबारा अगेन होना शुरू हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि अगेन एफआईएस जो है बेचना शुरू कर सकते हैं। गोल्ड की बात करें, हालांकि ये प्राइस मैंने कुछ देर पहले अपडेट किया था तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो 4992 एंड सिल्वर $78 के आसपास। एमसीएक्स का प्राइस भी मैंने लिखा हुआ है तो आसपास ही करे। लेकिन सबसे जो आग में घी डाला वो ब्रेंट क्रूड
एक टाइम पे 70 भी क्रॉस कर गया था, हालांकि जब मैं डेटा बना रहा था तो 70 के नीचे थोड़ा आया था, और यही कारण था जिसकी वजह से आज मार्केट ज्यादा गिरा भी, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भड़केंगे, और इंडिया जो है क्रूड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। हमारा सारा का सारा क्रूड हमें बाहर से लेना पड़ता है, और जिससे आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा दिक्कत जो है इंडिया को हो जाती है। ऊपर से डॉलर भी मजबूत हो गया, और मतलब इंडियन रुपी हमारा कमजोर हो गया डॉलर के अगेंस्ट, तो डबल फटका हमें लगता है, क्योंकि हमें पेमेंट जो है वो डॉलर में करनी पड़ती है। और अगर ऊपर से ब्रांड क्रूड भी महंगा, ऊपर से डॉलर भी स्ट्रांग हो गया हमारे रुपए के अगेंस्ट, तो हमें डबल झटका लगता है, इसलिए हमारी मार्केट को और भी ज्यादा पीटा जाता है। ठीक है, ऊपर से एक बार फिर से ऊपर वाली स्लाइड में आ जाते हैं, तो ये डेटा है हमारा 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक का, और ये एनएसडीएल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इजिली। ठीक है, तो अगर अगर आप यहाँ पे सेक्टर वाइज देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट हो रही थी आईटी में, आप देख सकते हैं एफआईज ने यहाँ पे लगभग 10,956 करोड़ रुपए का माल बेच दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही मैसिव बिकवाली जो है यहाँ पे उन्होंने करी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 19 फरवरी तक का एफआईएस का डेटा कितना है, ओनली 1,076 करोड़ की ही गिरावट देखने को मिल रही है आपको, सिर्फ कि इतना ही बेचा है उन्होंने इस महीने में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईटी में, यानी कि उन्होंने आईटी में अपने पैसा निकाला और उस पैसे को रोटेट किया, और देखिए पैसा उन्होंने डाला कहाँ है, पावर सेक्टर में, मेटल एंड माइनिंग में, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में एंड कैपिटल गुड्स। और आप इन पांचों सेक्टर्स में अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों का पैटर्न फरवरी महीने से, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेगा। जैसे हेल्थ केयर को मैं कुछ ज्यादा फॉलो करता हूँ आजकल, कर भी रहा हूँ, तो अब मैंने एक चीज नोटिस करी कि हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, वो काफी दिनों से चल नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी उनमें ज्यादा दम नहीं देखने को मिल रहा है। चलते हैं 2-4 दिन, लेकिन फिर से उनमें गिरावट आ जाती है। तो आप देख सकते हैं हालांकि बहुत बड़ा माल नहीं बेचा है, लेकिन थोड़ा सा ही बेचा, लेकिन फिर भी बेचा है उन्होंने। लेकिन आईटी आप देख सकते हैं लगभग 10,000 करोड़ का माल जो है उन्होंने आईटी में बेचा है। उसके बाद फास्ट मूविंग एफएमसीजी में, हेल्थ केयर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी उन्होंने माल बेचा, टेलीकम्युनिकेशन में भी बेचा, लेकिन खरीदा कहाँ कहाँ है, पावर, मेटल माइनिंग, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। तो इन सेक्टर्स को आप थोड़ा सा रडार पे जरूर रख सकते हैं, क्योंकि एफआईज यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो स्टडी आप जरूर कर सकते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाय कर रहे हैं तो वो चलेंगे ही चलेंगे स्टॉक्स, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि पावर सेक्टर में कौन सी थीम में वो जा रहे हैं, क्योंकि पावर में भी अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत अलग अलग तरीके के आपको स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें पहले डिस्कस कर लिए, तो अब जितनी भी मेजर चीजें आज के दिन की वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हमारी कंपनी स्पेसिफिक, वो बात कर लेते हैं। तो फ्रैक्टल, आपको पता ही होगा, हाल ही 2-4 दिन पहले ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी। तो फ्रैक्टल लॉन्चेस विद्या 2.0, अ ब्रेक थ्रू इन हेल्थ केयर एआई। तो हेल्थ केयर के लिए लॉन्च किया, एक बार थोड़ा सा पढ़ के भी मैं बता देता हूँ। तो Fractal Analytics Limited has launched Vidya 2.0, its next generation healthcare AI reasoning model। ठीक है, AI के लिए रीजनिंग मॉडल है। एट द इंडिया AI Summit 2026 जो अभी चल रहा है, द मॉडल अचीव्ड द 50.1 score on OpenAI's health bench hard, becoming the first AI system globally to cross the 50 plus benchmark and outperform leading frontier models such as ChatGPT, GPT-5 एंड जेमिनी प्रो 3। तो उन्होंने ये दावा किया है, अगेन कंपनी ने ये किया है, और ये सारा जो भी डेटा मैंने यहाँ पे निकाला है, ये डेटा आपको एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। अगर आप फ्रैक्टल को वहाँ पे सर्च करेंगे तो उनके इन्वेस्टर प्रेस रिलीज में आपको ये चीजें मिलेगी कि उन्होंने ये दावा किया है कि GPT-5 एंड जेमिनी प्रो 3 से भी बढ़िया उनका स्कोर निकल के आया है। अगर वो सच में ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी ने ये क्लेम किया है। ठीक है, डिजाइन टू पावर अ हेल्थ केयर ऑपरेटिंग सिस्टम, वेद्या 2.0 ब्रिजेस raw health data with actionable insights and supports real world use cases including emergency assist, rapid triage, सिम्टम्स चेकर, पेशेंट जर्नी असिस्ट, डॉक्टर असिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर असिस्ट। ये सारे के सारे काम जो है इनका ये विद्या 2.0 करने वाला है। द मॉडल ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑन द मेड एक्सपर्ट बेंचमार्क, highlighting its expert level medical reasoning capabilities as part of the 10,300 plus crore India AI mission।
Vedya 2.0 strengthen India's sovereign AI ecosystem by delivering scalable, reliable and impact-driven healthcare intelligence. तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एआई से रिलेटेड इंडिया में कौन से स्टॉक्स हैं। तो फ्रैक्टल एक ये कंपनी है, हालांकि एकदम डायरेक्ट प्ले तो मैं इसको नहीं कहूंगा। एंड अगेन याद दिला दूं, कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इसको इस स्टॉक को आप स्टडी जरूर कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है। तो अगर ये सब चीजें जो ये बोल रहे हैं कि उनका जो ये वर्जन है चैट GPT-5 एंड जेमिनी प्रो हेल्थ केयर एआई से रिलेटेड उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये सच में है तो एक बहुत ही अच्छी चीज है इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आप इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हैं। एंड ध्यान दें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस नॉलेज पर्पज के लिए प्रेस रिलीज कंपनी में आई थी BSc NSc पे, वो उस चीज को आप भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो रेलटेल को एक ऑर्डर मिला है सिग्नलिंग का। ठीक है, तो रेल हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय CSTE CNB फॉर रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट अंडर द प्रयागराज डिवीजन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, ध्यान देखना होगा, 33 करोड़ की लागत है। ठीक है, 24 महीने का टाइम इस कंपनी को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कंपनी ACME सोलर साइंस 190 मेगावाट हाइब्रिड पावर परचेज एग्रीमेंट विद SECI। ठीक है, तो इनकी एक सब्सिडरी है ACME की ऊर्जा वन प्राइवेट लिमिटेड, उसको 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट किया है उन्होंने विद SECI फॉर अ 190 मेगावाट ISTS कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट विद द बैटरी energy storage system BESS and sure peak power supply. The project will operate at tariff of 4.72 per unit के हिसाब से, minimum 50% annual CUF and 80% peak power commitment। तो ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको भी आप NSC BSc पे इस कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो मैंने मटेरियल है वहीं से मैं उठाता हूँ, रिपोर्ट्स के थ्रू न्यूज नहीं देता हूँ, बहुत कम। अगर मैं रिपोर्ट्स के थ्रू कोई न्यूज दूंगा भी आपको तो वहाँ पे मेंशन आपको जरूर कर दूंगा। तो ये सारी की सारी ऑफिशियल खबरें आप खुद भी जाके NSC BSc की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद महिंद्रा, ये काफी इंटरेस्टिंग है, महिंद्रा एंड एम्बेरियर प्लान C390 मिलेनियम MRO फैसिलिटी इंडिया। तो इन्होंने दोनों ने वो किया है, पार्टनरशिप करी है। महिंद्रा एंड एम्बेरियर have announced plans to establish a maintenance, repair and overall MRO facility in India for the C390 Millennium aircraft, subject to its selection in the Indian Air Force Medium Transport Aircraft। हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने बोला है कि हम पार्टनरशिप करके ये चीजें करेंगे। द इनिशिएटिव अलाइंस विद द मेक इन इंडिया एंड द आत्मनिर्भर भारत विजन, aiming to localize manufacturing and long-term fleet support. The C390 Millennium with a payload capacity of 26 tons and over 99% mission completion rate is a modern multi-mission military transport aircraft capable of cargo, troop transport, medical evacuation, firefighting, air-to-air refueling operations. The proposed MRO facility will provide comprehensive in-country maintenance, structural inspections, aviation support and training, while also exploring India's potential as a regional MRO hub, strengthening domestic aerospace capabilities and generating high skill employment। तो ये ध्यान देने वाली बात है। एंड अगेन एक और, जैसे कल के दिन हमने डेटा सेंटर के बारे में चर्चा करी थी कि ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर, तो एक और हाई ग्रोथ सेक्टर जो मुझे आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि वो है डिफेंस में भी। एक तो डिफेंस तो है ही है, उसके अंदर अगर डिफेंस के अंदर भी जाएंगे तो एयरक्राफ्ट वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी बहुत सारी कंपनियां जो है इनिशिएटिव ले रही हैं। एंड बहुत सारे कंपनीज बाहर की कंपनीज के साथ टाई अप करके उनको यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि अभी आप हाल फिलहाल में HAL को ऑर्डर नहीं मिला, और ऑर्डर किसको मिला, भारत फोर्ज को, टाटा एडवांस सिस्टम्स को। तो प्राइवेट कंपनीज को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अब पुश करना उन्होंने शुरू कर दिया। जो पिछले 1-2 साल से कंप्लेंट्स थी लोगों की कि गवर्नमेंट बोल तो रही है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस वगैरह में लाएंगे, लेकिन आने नहीं दे रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं अब प्राइवेट कंपनियों को मिलना शुरू। हालांकि ये ऑर्डर नहीं मिला है, अभी इन्होंने पार्टनरशिप करी है, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो करी है। ठीक है, उसका आइनॉक्स ग्रुप की बात कर लेते हैं।
तो आईएनएक्स ग्रुप को हैज इमर्ज अ सक्सेसफुल बिडर फॉर एक्वायरिंग विंड वर्ल्ड India's IPP and O&M business through the NCLT approved resolution process. Under the deal, IONX Clean Energy via its subsidiary IONX Neo Energy will acquire Wind World 600 megawatt operational wind IPP portfolio spread across 7 key states. तो एक कंपनी को इन्होंने खरीदा है एनसीएलटी के थ्रू, अप्रूवल दिया है, तो अच्छी बात है. While the Inox Green Energy Service will acquire its 4.5 gigawatt wind O&M business servicing marquee clients such as Tata Group. उनका टाटा ग्रुप के साथ उनका बिजनेस शुरू हो जाएगा इस एक्विजिशन की वजह से, रीन्यू, ग्रीनको एंड अदर्स के साथ. पोस्ट एक्विजिशन आइनॉक्स क्लीन स्ट्रेंथन इट्स पाथ टुवर्ड्स अ 10 गीगावाट आईपीपी कैपेसिटी टारगेट बाय FY28. तो अच्छी बात है, एनसीएलटी के थ्रू एक कोई कंपनी बिकने के लिए होगी या कोई केस चल रहा होगा, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है, तो अच्छी बात है. बना बनाया बिजनेस इन्होंने खरीद लिया है. हालांकि देखना होगा कि आगे चल के कंपनीज के नंबर पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है. उसके बाद ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एक एम्पायर 6th जनरेशन एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च कर दिया है विद ओवर 3. ठीक है, तो इसको भी आप नजर में बना के रख सकते हैं. ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में काम करती है. ठीक है, तो इसको भी आप जरूर देख सकते हैं. उसके बाद पूर्वांकरा लॉन्चेस पूर्व सिल्वर स्काई इन बेंगलुरु. ये एक जो है रियल एस्टेट कंपनी है, इन्होंने लग्जरी फ्लैट्स की एक और सीरीज लॉन्च करी है बेंगलुरु में. तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं. अगर आपको पढ़ना है तो आप एमएससी बीएससी पे जाके इसका पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें थी जब तक मैंने डेटा लिया वो सारी की सारी मैंने कवर कर ली है. तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो इसे लाइक जरूर कर देना. एंड जाते जाते कहूंगा कि मार्केट काफी टफ टाइम से गुजर रही है, और अगर यूएस और ईरान का युद्ध होता है तो आई थिंक यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है. तो एकदम ध्यान रखिए अपना, एंड स्टॉक्स के बारे में स्टडी करते रहिए. अगर बहुत ज्यादा धुआंधार पिटाई हो जाती है तो लमसम डालने के लिए भी तैयार रहिएगा. पैसा अपना तैयार रखिए. कभी भी अगर बहुत बड़ी गिरावट आती है युद्ध के कारण से, अगर टेम्परेरी कारणों के कारण, तो आपको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए. कहाँ करना है ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए या खुद की स्टडी करनी चाहिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय.